हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी 60 वगैरह, जिसमें देख रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था को। इसके पहले भी वीडियो के अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको अलग अलग टॉपिक को कराया गया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जस्ट जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ इंडियन पॉलिटी के नाम से जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है। उन सभी को जो है वहाँ 1 बाई 1 करके सभी वीडियो को देख लीजिए। एनसीईआरटी 60 वगैरह जो है वन लाइनर बुक है, जो आपका छठा से लेकर 12th तक के क्लास में जो है से सभी जो क्वेश्चन जो है इसमें सम्मिलित किया गया है। जो आपका जितने भी एग्जाम है कम्पिटेटिव एग्जाम, उस सभी के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको लास्ट तक बने रहिए। चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा आज टॉपिक देखने वाले हैं। आगे जाने से पहले इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन तो बटन तो दबा ही लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचेगा कि पढ़ाई से रिलेटेड जो है इस चैनल पर क्या क्या वीडियो डाला जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा टॉपिक आज देखने वाले हैं इस वीडियो में। आज का टॉपिक को हम लोग सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो है आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट से कि उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो संसद के पास होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 28 जनवरी 1950 को जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। दूर संचार ये आपका चेंज होते रहता है, अब करेंट डाटा भी इसका देखते रहिएगा। दूर संचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकरण के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के द्वारा आपका किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास जो है शक्ति है। किसके पास? तो संसद के पास। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर उसे हटाया जा सकता है। नोट में दिया हुआ है कि सेवानिवृत्त के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन। समान उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नहीं दिल्ली में करता है। माने सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष की होती है। किसका? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रिटायरमेंट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 134(1). ठीक है, अनुच्छेद 134(1) में यह बात अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम जो है 5 होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, उन सभी को देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो भाग 5 में 124 से लेकर 147 तक होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे ये पूछ लेता है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए एक एक करके देखते हैं। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 124 में है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 124 के द्वारा प्रावधान है। अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 126 के द्वारा। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा? तो अनुच्छेद 127 के द्वारा किया जाता है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश 126, तदर्थ न्यायाधीश 127। वहीं सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 128 के द्वारा। इसे आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ऊपर के जो तीनों को पता है 124, 126, 127, इसे आप याद जरूर रखिएगा। अगला है आपका उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय
घोषित करता है। तो अभिलेख न्यायालय की चर्चा अनुच्छेद 129 में, यह भी इंपॉर्टेंट है आपका। अगला अनुच्छेद अनुच्छेद 130 क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता का विवरण किया गया है। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान है। वहीं अनुच्छेद 137 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनर्विचार यानी रिव्यू की शक्ति के बारे में उल्लेख है। किसका? तो उच्चतम न्यायालय के अपने निर्णयों को अगर पुनर्विचार कर सकती है वो अनुच्छेद 137 के द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालय पर बाध्यकारी होती है। ठीक है, सभी न्यायकारी पर क्या होता है? न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन है, यह भी इंपॉर्टेंट है आपका। तो राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है, वह बात जो है अनुच्छेद 143 में कहा गया है। अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। किसके द्वारा? तो अनुच्छेद 145 के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 146 के अंतर्गत, ठीक है, अनुच्छेद 146 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 146 के द्वारा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आपको बताया गया है, आपको बताया है, उन सभी को आप ध्यान जरूर रखिएगा और आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला पेज। अगला पेज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका इसी चैप्टर से कि केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। यह शक्ति जो है इसके मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। उच्चतम न्यायालय में ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? तो मूल ढांचा का जो बात बताया गया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में आया था, उसी में जो है संविधान के मूल ढांचे का जो है चर्चा किया गया था। नोट में दिया है कि केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्वलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो अनुच्छेद आपका 137। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में संविधान के मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है तो न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो आपका सर्वोच्च न्यायालय के जो है अंतिम अधिकार है व्याख्या करने का संविधान की। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? तो मूल अधिकारों का परिवर्तन। भारतीय संविधान का संरक्षण कौन होता है? तो आपका सर्वोच्च न्यायालय जो है होता है। न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियां के बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 141 के द्वारा यह बात कही गई है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद पर कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसे न्यायाधीशों को हटाने के प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा हो तो उससे संबंध आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकती है। यह सब बात जो है न्यायाधीश के बारे में अनुच्छेद 121 में कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। न्यायालय की अवमानना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों की अवमानना के संबंध में शक्तियों का प्रावधान किया गया है। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत का कार्य नहीं कर सकता। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 124 में 24 के 7 में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन। ठीक है, न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष संविधान की व्याख्या से संबंधित कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है?
तो राष्ट्रपति का जो है, ठीक है, मतलब राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। मूल अधिकार व्यक्तियों को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए समक्ष बनाते हैं, और यह धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त की थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों से सुरक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32 के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र अधिकार के बारे में 4 भागों में बांटा गया है, देख लेते हैं। पहला आपका अपीलीय क्षेत्र अधिकार कौन कौन सा है? तो संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपील है, जो कि अनुच्छेद 132 में, सिविल विषय से जुड़ी अनुच्छेद 133 में, आपराधिक विषयों से जुड़ी अनुच्छेद 134 में, और विशेष अनुमति से की जाने वाली अपीलें जो है अनुच्छेद 136 में बताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? तो आपका 10 वर्ष तक होना चाहिए। न्यायिक पुनर्लोकन का अर्थ सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अगला क्वेश्चन कि भारत के न्यायालयों में से किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को, ठीक है। अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत कौन आता है? तो उच्च न्यायालय भी आपका हो जाएगा और उच्चतम न्यायालय दोनों। लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है और इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। और इसी के साथ जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट चैप्टर जो है आपका खत्म हो गया, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जहाँ भी आप सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए। वीडियो छोटा बनाने का कारण यही है कि आप लोग मैंने अपने स्पीड के अनुसार बढ़ाइए इसको और कम टाइम में इसको देख लीजिए टॉपिक बाई टॉपिक, ठीक है। फिर मिलते हैं नए टॉपिक में, नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।